हाँ जी, आज अपन इस लेक्चर में इलेक्ट्रिकल मशीन्स के बारे में स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रिकल मशीन्स के इंट्रोडक्टरी पार्ट को डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिकल मशीन्स में कौन कौन से पार्ट होता है, इस कौन कौन से एरियाज को इसमें कवर किया जाता है, कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में मशीन का कितना सेक्शन पूछा जाता है, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में मशीन्स को कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड किया है, कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं, एआईसीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग मशीन्स को कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और कंपटीशन में कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में मशीन का कितना पोर्शन पूछा जाता है। ये सारे टॉपिक्स पे आज जो है इस लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे। उसके बाद अपन इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट और इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड मशीन को मेनली एज पर एआईसीटी सिलेबस, एज पर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन मशीन को दो पार्ट में अपन डिवाइड कर देते हैं। इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट on machine second, electrical machine first, electrical machine second। इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट एआईसीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है या पढ़ा जाता है। इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड एआईसीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है, पूछा जाता है। वैसे मशीन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक बेस है, एक हार्ट है, जान है। उसके बिना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अधूरी है, उसमें जान नहीं होगी। हार्ट के बिना आदमी जीवित नहीं रह सकता। हार्ट जिस दिन फंक्शन करना बंद कर देता है आदमी मर जाता है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ऐसा है कि मशीन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का हार्ट है। हार्ट मशीन समझना इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। मशीन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 25% पोर्शन कवर करता है। आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग समझनी है तो मशीन समझना बहुत जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अपन मशीन्स को डिस्कस करते हैं। वैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मशीन को दो पार्ट में डिवाइड नहीं किया जाता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मशीन को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मशीन 1, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मशीन 2, उसके बाद इलेक्ट्रिक ड्राइव्स, एडवांस, ड्राइव्स एंड कंट्रोल। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 6 और 7 सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल मशीन डिजाइन, इलेक्ट्रिकल मशीन डिजाइन, ऐसे मिला के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल मशीन में लगभग 5 सब्जेक्ट होते हैं, 5 यूनिवर्सिटी पेपर्स होते हैं। ये कुछ पेपर जैसे एडवांस है या डिजाइन है, ये आजकल इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में भी रखा जाता है। इसको मेन सब्जेक्ट में नहीं रखा गया है। तो कुछ यूनिवर्सिटीज इसको इलेक्टिव में ले लेती हैं, कुछ यूनिवर्सिटी इसको मेन एग्जामिनेशन में ले, कुछ कॉलेजेज इसको लेती हैं, पढ़ाती हैं, और कुछ यूनिवर्सिटी या कॉलेज इसको नहीं पढ़ाती हैं। स्टूडेंट की चॉइस पे डिपेंड करती है। लेकिन यदि एक अच्छा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना है और उसको हार्टली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से प्यार है, लव है,
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में करियर अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। ऐसे नहीं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग किया और बैंक पीओ की एग्जाम दे रहा है। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया और सॉफ्टवेयर कंप्यूटर ऑपरेटर की जो जॉब ढूंढ रहा है। ऐसे नहीं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से इंजीनियरिंग किया और जो पुलिस की नौकरी ढूंढ रहा है, उसके लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग किया और एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल डिजाइनर, इलेक्ट्रिकल मशीन इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल रिसर्चर की यदि वो जॉब और अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ रहा हो, हार्टली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से लव करता हो, अफेयर करता हो, उसके साथ जीने मरने की कसम खाता हो, तो उसके लिए मशीन जो है ना, हार्ट है, हार्ट। आई लव फ्रॉम द हार्ट। सो हार्ट से प्यार करना चाहिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिग्री एक क्वालिफिकेशन के लिए लेना चाहता हो और जो एग्जाम की तैयारी कर रहा हो दूसरी, तो उसके लिए नहीं है। जो हार्टली जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो है उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर्स में से है। अदरवाइज तो क्वालिफाइंग पेपर्स हैं, उसको क्वालिफाई करना है तो 3 पेपर्स को क्वालिफाई करना जरूरी होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मशीन फर्स्ट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मशीन सेकेंड, इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स, ये 3 पेपर जो है ना, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ये 3 पेपर तो असेंशियल है क्वालिफाई करने जरूर। और ये 2 पेपर है वो इलेक्टिव है, 4th नंबर एंड 5th नंबर, ये इलेक्टिव है, इलेक्टिव। और ये कंपलसरी है, कंपलसरी। ऐसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मशीन के 5 पेपर होते हैं। कुल मिला के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मशीन 15% पोर्शन से लेके 30% पोर्शन पूरे इंजीनियरिंग का, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिलेबस का कवर करती है। यदि 3 ही करें तो 15% पोर्शन हो जाता है, और यदि 5 सब्जेक्ट पढ़े तो 30% पोर्शन तक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कवर करती है। हाँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मशीन पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप केवल मशीन पढ़ रहे हैं। डेफिनेटली आपको ये हेल्प करता है जब पावर सिस्टम समझने की कोशिश करते हैं, पावर सिस्टम पढ़ते हैं, तो पावर सिस्टम में मशीन आपकी जो सिंक्रोनस मशीन्स है उसके बिहेवियर है, सिंक्रोनस मशीन की स्टेबिलिटी है, सिंक्रोनस मशीन का इक्वल एरिया क्राइटेरिया है, सिंक्रोनस मशीन का एक्साइटेशन है, ये सारा का सारा जो है वो आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मशीन सेकेंड में पढ़ा है, वो काम आता है। आप यूटिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर को पढ़ते हो तो आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मशीन का इंडक्शन पोर्शन और डीसी मशीन्स हेल्प करती है। जब आप कंट्रोल सिस्टम पढ़ते हो तो कंट्रोल मशीन्स जो है, कंट्रोल सिस्टम में जो मशीन्स आती हैं, ड्राइव्स आते हैं, वो आपको हेल्प करते हैं। और आप बेसिक जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ते हो, जिसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, ईएमएफटी है, वो मशीन से रिलेवेंट है, मशीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से रिलेवेंट है। तो फील्ड थ्योरी आप पढ़ने की कोशिश करते हो तो उस फील्ड थ्योरी का 30% पोर्शन मशीन में पढ़ने को मिलता है, और मशीन का जो है 5 से 10% पोर्शन ईएमएफटी में पढ़ने को मिलता है। ऐसे करके मशीन फील्ड थ्योरी से रिलेवेंट करती है, मशीन आपको कंट्रोल सिस्टम से रिलेट करती है, मशीन आपको पावर सिस्टम से रिलेट करती है, मशीन आपको मेजरमेंट से रिलेट करती है, मशीन आपको सर्किट एनालिसिस से रिलेट करती है, क्योंकि मशीन की आपको प्रॉब्लम सोल्व करनी है, मशीन में पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट करना है, तो पावर फैक्टर इंप्रूव करना तो टीएनडी, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी एक पावर फैक्टर का यूनिट आता है, उससे रिलेट करती है। क्योंकि इलेक्ट्रिकल मशीन में पावर जो है फैक्टर भी इंप्रूव किया जाता है, आप इंडक्शन मशीन के साथ कैपेसिटर लगा के पावर फैक्टर को इंप्रूव करते हैं, सिंक्रोनस मशीन का एक्साइटेशन वेरी करके पावर फैक्टर को इंप्रूव करते हैं।
तो पावर फैक्टर से रिलेवेंट प्रॉब्लम्स को आप मशीन में भी सिंप्लीफाई करते हैं और टीएनडी में भी एक चैप्टर है उसमें सिंप्लीफाई करते हैं। सर्किट एनालिसिस में भी करंट पावर की कैलकुलेशन करते हैं, मशीन में भी करंट और पावर की कैलकुलेशन करते हैं। इलेक्ट्रिकल मशीन में भी 3 फेज सिस्टम समझने की कोशिश करते हैं, 3 फेज ट्रांसफार्मर समझते हैं, 3 फेज लोड करते हैं, बैलेंस अनबैलेंस लोड करते हैं, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल कंपोनेंट समझने की कोशिश करते हैं जो पावर सिस्टम में भी आपको पढ़ने को मिलता है, सर्किट एनालिसिस में भी आपको पढ़ने को मिलता है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी पढ़ने को मिलता है। कुल मिलाकर आप यदि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को देखें वाइड स्पेक्ट्रम में, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की मशीन सारे सब्जेक्ट का 30% पोर्शन को कवर करती है। या आपको मशीन पूरा सा ढंग से आता है तो यो मान लीजिएगा कि आपको 30% इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अच्छी तरह से आता है। हाँ, और यदि मशीन आपको ढंग से आता है तो दूसरे सब्जेक्ट को समझने में, अंडरस्टैंडिंग करने में भी आपको बहुत हेल्प होती है। ये मैं मेरे पिछले 22-23 साल का जो एक्सपीरियंस है टीचिंग का, वर्किंग का, कंपटीशन का, उसके बेसिस पे कह रहा हूं। ऐसे नहीं एक प्रॉब्लम आप कंट्रोल सिस्टम में करते हो, उसका जो रिलेवेंस है, उसका क्लोज सर्किट है, उसका फीडबैक सिस्टम है, वो मशीन से आपको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। आप एक सर्किट एनालिसिस में 3 फेज ट्रांसफार्मर की प्रॉब्लम सोल्व करते हो, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल कंपोनेंट्स को सोल्व करने की कोशिश करते हो, वो मशीन में भी की जा सकती है। ऐसे करके आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मशीन को यदि डेप्थ में स्टडी किया, उसकी हर एक प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश की है और कर सकते हो, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 30% को आप कवर कर सकते हो। आपको ये गेट एग्जामिनेशन देनी है, फंडामेंटल क्वेश्चंस वहां पे पूछे जाते हैं गेट्स में, और ईएस इंजीनियरिंग सर्विसेज की एग्जामिनेशन देनी है जहां फंडामेंटल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मशीन आपको बहुत बहुत हेल्प करता है। बिना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मशीन और पावर सिस्टम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर गेट और ईएस में क्वालिफाई नहीं कर सकता, गारंटी। तो आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यदि गेट क्वालिफाई करना है, इंजीनियरिंग सर्विसेज क्वालिफाई करनी है, और यदि किसी भी इंटरव्यू में एज ए प्रोफेसर, एज ए लेक्चरर, एज ए रिसर्च स्कॉलर आपको किसी भी इंटरव्यू को फेस करना है और इंटरव्यू डेफिनेटली क्वालिफाई करना है, और इंटरव्यू क्वालिफाई की श्योरिटी आपको कॉन्फिडेंट करनी है, तो आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मशीन्स के फंडामेंटल्स होने बहुत जरूरी है। यदि आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मशीन के फंडामेंटल नहीं है तो श्योरिटी हो जाती है कि आप इंटरव्यू में बाहर हो जाएंगे, आप लेक्चरशिप के इंटरव्यू में बाहर हो जाएंगे, आप रिसर्च स्कॉलर के इंटरव्यू में बाहर हो जाएंगे। आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। आप, हाँ, हो सकता है बैंक पीओ के एग्जाम में हो जाएंगे, आप क्लरिकल स्टाफ के एग्जाम में सेलेक्ट हो जाएंगे, आप हो सकता है सीआई के एग्जाम में सेलेक्ट हो जाएंगे, आप हो सकता है कंप्यूटर ऑपरेटर बन जाएंगे, आप हो सकता है कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाएंगे। ये एक अलग एरिया है। लेकिन कोर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपको बनना है तो आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मशीन आना बहुत जरूरी है। ये तो हुई मशीन की इंपॉर्टेंस के बारे में थोड़ा सा व्याख्यान, लेक्चर। अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्या पढ़ाया जाता है, कौन कौन से टॉपिक आते हैं, हम क्या क्या पढ़ाएंगे यहाँ पे, और आपको कौन कौन से लेक्चर हमारे यहाँ इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। डेफिनेटली आपको पसंद आएगा। आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो कंटिन्यूसली आपको वीडियो मिलते रहेंगे, और वीडियो में आप जो सीखेंगे उसको टेस्ट देंगे। हमारे etestseries.in जो है उस पर जाके टेस्ट देंगे। टेस्ट में आपकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करेंगे। जब इवेल्युएट हो जाएगा तो उसको इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, दोबारा टेस्ट देंगे, दोबारा इंप्रूवमेंट आएगा, दोबारा टेस्ट देंगे, दोबारा इंप्रूवमेंट आएगा, दोबारा टेस्ट देंगे, दोबारा इंप्रूवमेंट आएगा। इंप्रूवमेंट इज नॉट ए स्टोरी ऑफ वन डे, इट नॉट वन डे गोल, इट नॉट वन डे अचीवमेंट, इट इज ए कंटिन्यूसली एफर्ट्स। कंटिन्यूसली आप जो इंप्रूवमेंट के जो सेशंस में पास होंगे, जाएंगे, प्रोसेस करेंगे, तो आप डेफिनेटली कुछ अचीव कर पाएंगे।
तो मैं एक एक करके इन सब्जेक्ट को अंदर क्या है, इनमें 5 सब्जेक्ट मैंने आपको बताए हैं और इनके पांचों के अंदर में क्या क्या पढ़ने को मिलता है वो मैं एक एक करके आपसे डिस्कस करता हूं। तो पहला अपन मशीन फर्स्ट, मशीन सेकंड, ड्राइव फर्स्ट, एडवांस ड्राइव, ऐसे करके 5 सब्जेक्ट में इसको डिवाइड किया है। पहला अपन ने लिया है मशीन फर्स्ट। मशीन को शॉर्ट में M/C, मशीन फर्स्ट। इलेक्ट्रिकल मशीन लिखा था EMC, इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट। इसमें आपको एक पोर्शन पढ़ने को मिलेगा, वो पढ़ने को मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के बारे में इसमें आपको बेस नॉलेज होना जरूरी है। जब तक आपको बेसिक मैग्नेटिक, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रिकल मशीन्स जो होती है मैग्नेटिक फील्ड वर्किंग प्रिंसिपल पे काम करती है। इसमें इलेक्ट्रिकल पावर मैग्नेटिक पावर में कन्वर्ट होती है, मैग्नेटिक पावर मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल पावर मैग्नेटिक पावर में कन्वर्ट होती है, मैग्नेटिक वापस इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो जाती है, मैकेनिकल पावर मैग्नेटिक पावर में कन्वर्ट होती है, मैग्नेटिक पावर इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसमें जो पावर का कन्वर्जन है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक पावर या मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का बीच में कपलिंग का काम करती है, या इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल एनर्जी के बीच में कपलिंग का काम करती है। ये एक इलेक्ट्रिकल मशीन में एक सर्किट से दूसरा सर्किट कनेक्टेड नहीं होता, इसलिए इसे इलेक्ट्रिकल आइसोलेटेड होती है। ये सर्किट और मशीन में डिफरेंस होता है। सर्किट में तो सर्किट कनेक्शन होते हैं, जबकि मशीन में कनेक्शन नहीं होते, ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर एनर्जी का ट्रांसफर होता है। एनर्जी कन्वर्ट होती है एक मैकेनिज्म से दूसरी मीडियम में, एक तरीके से दूसरी तरीके में। तो ये कन्वर्जन जो प्रोसेस होता है उसमें एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो मैकेनिकल एनर्जी मैग्नेटिक में, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक में, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक में, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल में। तो ये मैग्नेटिक एनर्जी इंटरमीडिएट है, दो एनर्जी के बीच में कपलिंग मीडियम होता है इलेक्ट्रिकल मशीन में, वो होता है मैग्नेटिक। तो आपको मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक पावर, मैग्नेटिक फ्लो, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक कोर मटेरियल, मैग्नेटिक पाथ, मैग्नेटिक रेजिस्टेंस, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, ये सब पढ़ना बहुत जरूरी है। इन सबको सीखना जरूरी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये बार बार आती हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स, रोटेटिंग फ्लक्स, फ्लक्चुएटिंग फ्लक्स, टू रिएक्शन थ्योरी, फील्ड रिएक्शन थ्योरी, रोटेटिंग रिएक्शन फील्ड, आर्मेचर रिएक्शन, कम्यूटेशन, ये सारी चीजें जो है इसमें बार बार आपको देखने को मिलेगी। इसलिए एआईसीटी के जो सिलेबस में पहले 2 यूनिट जो है मशीन फर्स्ट की, पहली 2 यूनिट, यूनिट 1 एंड 2, दोनों यूनिट मैग्नेटिक फील्ड के बेस पे बनाई गई। दूसरे नंबर पे आपको पढ़ने को मिलेगा वो डीसी मशीन। डीसी मशीन, डीसी मशीन में जो है डीसी मोटर भी होती है, डीसी जनरेटर होता है। तो इसलिए इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है एआईसीटी के सिलेबस में। डीसी मोटर, डीसी जनरेटर, डीसी मशीन, डीसी वाइंडिंग, डीसी कम्यूटेशन, डीसी का बेसिक प्रिंसिपल, डीसी आर्मेचर रिएक्शन। तो डीसी मशीन को क्या किया है, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। आप बेस्ट पहले वाले यूनिट में डीसी फंडामेंटल समझेंगे, दूसरे में डीसी की एप्लीकेशन समझेंगे। पहले में जो है वर्किंग प्रिंसिपल समझेंगे, दूसरे में उसका यूज समझेंगे। तो ऐसे करके डीसी मशीन को भी 2 यूनिट 3 एंड 4, मशीन फर्स्ट में यूनिट 3 एंड 4 को डीसी मशीन कहते हैं। फिर 3rd नंबर पे मशीन फर्स्ट में ट्रांसफॉर्मर।
ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर वैसे तो स्टैटिक मशीन होती है, इसमें कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता, बाकी सारी इलेक्ट्रिकल मशीन्स जो होती है वो रोटेटिंग होती हैं, ये जबकि स्टेशनरी होता है। लेकिन इसमें भी एनर्जी का कन्वर्जन होता है। ट्रांसफॉर्मर में इनपुट इलेक्ट्रिकल, आउटपुट इलेक्ट्रिकल, लेकिन इनपुट आउटपुट के बीच में मैग्नेटिक होती है, इसलिए मैग्नेटिक एनर्जी के रूप में ट्रांसफर होता है एनर्जी का एक सर्किट से दूसरे सर्किट। तो एनर्जी का कन्वर्जन हो गया, इसलिए इस डिवाइस को भी ट्रांसफॉर्मर कहते हैं, मशीन कहते हैं, न कि सर्किट डिवाइस कहते हैं। ओके, तो ये आपको यूनिट 5th में पढ़ने को मिलेगा AICTE के सिलेबस के अकॉर्डिंग। ओके, अब आपने दूसरा जो टॉपिक है, दूसरा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नंबर 2, उसको इलेक्ट्रिकल मशीन सेकेंड कहते हैं। तो इलेक्ट्रिकल मशीन सेकेंड, इस इलेक्ट्रिकल मशीन सेकेंड में मशीन्स की वाइंडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये AC इंडक्शन मशीन की वाइंडिंग, सिंक्रोनस मशीन की वाइंडिंग, AC वाइंडिंग एक ही होती है, चाहे वो इंडक्शन मशीन में वाइंडिंग करी जाए और चाहे सिंक्रोनस मशीन में वाइंडिंग की जाए। तो पहला जो यूनिट है, यूनिट 1, वो है AC वाइंडिंग। यूनिट सेकेंड है वो इंडक्शन मशीन। यूनिट सेकेंड है, यूनिट थर्ड है वो भी इंडक्शन मशीन। यूनिट 4 है वो सिंक्रोनस मशीन। यूनिट 5 है वो भी सिंक्रोनस मशीन सेकेंड। इसमें जनरली मोटर आती है, इसमें जनरली अल्टरनेटर आता है। ऐसे इलेक्ट्रिकल मशीन सेकेंड को 5 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो यूनिट है वो है मशीन वाइंडिंग, जो आपकी 5 यूनिट्स में काम आएगी, जो बेसिक्स को समझने का। वैसे तो सारी यूनिट्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन एक यूनिट होती है जो सब यूनिट्स में बीच बीच में यूज होती है। एक वर्ड होता है जो हर जगह काम में आता है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसे ही इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड में, जैसे इलेक्ट्रिकल, इसमें मैग्नेटिक फील्ड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है जो इसमें क्या हर में काम है। ऐसे ही वाइंडिंग एक बड़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है जो हर एक मशीन में होती है। तो कैसे होती है, क्यों की जाती है, कितनी होती है, कहाँ टर्न होते हैं, कैसे किए जाते हैं, 3 फेज कैसे होती है, सिंगल फेज कैसे होती है, मल्टी लेयर कैसे होती है, सिंगल लेयर कैसे होती है, मल्टी टर्न कैसे होती है, सिंगल टर्न कैसे होती है, शॉर्ट पिच कैसे होती है, लॉन्ग पिच कैसे होती है। तो ये पहले अपन मशीन में पढ़ेंगे। फिर इंडक्शन मशीन का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इंडक्शन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इंडक्शन की परफॉर्मेंस क्या है, इंडक्शन की स्टार्टिंग क्या है, स्पीड कंट्रोल क्या है, ये सारा इंडक्शन मशीन में पढ़ने को मिलता है। सिंक्रोनस मशीन का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, सिंक्रोनस मशीन कौन कौन सी टाइप की होती है, सिंक्रोनस मशीन में रोटर, जो सिलेंड्रिकल रोटर मशीन कैसी होती है, नॉन सैलेंट पोल मशीन्स कैसी होती है, ये सारा आपको सिंक्रोनस मशीन में पढ़ने को मिलता है। सिंक्रोनस मशीन मोस्ट इंपॉर्टेंट मशीन है, बड़ी ही पावरफुल मशीन है, बड़ी ही यूजफुल मशीन है। ये मशीन में और पावर सिस्टम दोनों में बराबर काम आती है। इसलिए आप सिंक्रोनस मशीन पढ़ेंगे वो केवल मशीन में काम नहीं आएगी, आपको पावर सिस्टम में भी काम आएगी। पावर सिस्टम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, गेट और ईएस में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो पावर सिस्टम और मशीन से रिलेवेंट दोनों के कंबाइंड क्वेश्चंस आते हैं जो सिंक्रोनस मशीन पे होते हैं। एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का आएगा, यहाँ जो है जॉइंट क्वेश्चन आते हैं तो 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो मशीन और पावर सिस्टम दोनों के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड पर। तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होता है यदि आपको ये क्वेश्चन आ जाता है।
आपका स्कोर बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि ये हर किसी को आता नहीं। ये आपको अलग करता है दूसरे लोगों से, आपके नॉलेज को अलग करता है दूसरे लोगों के नॉलेज से, आपको एक कॉमन मैन से अलग करता है। तो सिंक्रोनस मशीन बड़ी इंपॉर्टेंट मशीन। इसके बाद ये तो हुई अपने मशीन के दो पार्ट्स। तीसरा पार्ट जो मशीन का आता है, जो आपको पढ़ने को मिलता है, वो है ड्राइव, इलेक्ट्रिकल मशीन ड्राइव। इलेक्ट्रिकल मशीन ड्राइव में मशीन को कैसे कंट्रोल की जाती है, ड्राइव मीन्स पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस की हेल्प से ये सीखने को मिलता है। जैसे एक डीसी मशीन है तो इसको ड्राइव डीसी ड्राइव चाहिए। डीसी ड्राइव मतलब एसी सप्लाई आ रही है तो उसको डीसी में कन्वर्ट करना है तो कन्वर्टर लगाना पड़ेगा। डीसी आ रही है तो फिर डीसी कंट्रोल्ड डीसी चाहिए तो आपको चॉपर लगाना पड़ेगा। तो आपको डीसी ड्राइव चाहिए तो एसी आ रही है तो कन्वर्टर लगा के काम लेंगे, डीसी आ रही है तो चॉपर लगा के काम में लेंगे और डीसी मशीन की स्पीड को कंट्रोल करेंगे। तो वो कैसे होती है, तो दोनों की आपके फंडामेंटल नॉलेज होनी चाहिए, एक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का और एक जो है मशीन का, तो आपको ड्राइव समझ में आएगा। तो ड्राइव की पहली यूनिट है फंडामेंटल ड्राइव होती क्या है, लोड क्या होता है, इंटरमीडिएट लोड क्या होता है, लोड फ्लक्चुएशन क्या होता है, लोड में स्टेबिलिटी क्या होती है, ये सारी चीजें सीखने को पहले यूनिट मिलती है ड्राइव्स की, फर्स्ट यूनिट। फिर सेकंड यूनिट जो है वो अपन जो है यूनिट्स जो है ड्राइव में डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि अपना स्ट्रेस जो है फंडामेंटल मशीन्स पे है। फिर भी मैं ड्राइव्स के बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल में समझा देता हूँ। ड्राइव में पहली यूनिट आती है बेसिक लोड क्या होता है, लोड कैलकुलेशंस कैसे की जाती है, लोड के टाइप्स कैसे होते हैं, लोड को अपन स्टेबल कैसे किया जा सकता है, फ्लाई व्हील्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, फ्लाई व्हील कैसे जो लोड को जो है वेरिएशंस को कम कर देता है, ड्राइव्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, वो लोड के वेरिएशन फ्लक्चुएशंस को कैसे झेल सकता है, और मशीन से उसको कैसे विदस्टैंड करती है। मशीन में मास ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मशीन को किसी सिस्टम पे जोड़ते हैं तो उसमें मास ऑफ इनर्शिया का क्या इम्पैक्ट आता है, ये सारी चीजें जो है वो पहले यूनिट में समझने को मिलती है। दूसरे यूनिट में तो सीधी मशीन पे डीसी ड्राइव जो है यूज करते हैं, तीसरे में जो है एसी ड्राइव मशीन यूज करते हैं, चौथे के अंदर जो है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, वेरिएबल वोल्टेज, वेरिएबल स्पीड, वेरिएबल टॉर्क, ये सारी मशीन्स को कंट्रोल करते हैं और इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो ये हुआ अपना ड्राइव्स के बारे में। फोर्थ जो यूनिट है अपनी वो है मशीन डिजाइन। मशीन डिजाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, जो जनरली कुछ यूनिवर्सिटी जो है इसको पढ़ाती ही नहीं है, कुछ यूनिवर्सिटी इसको कवर ही नहीं करती। ये इतना डेप्थ का सब्जेक्ट है, जो बेकोर इंजीनियरिंग जिसको कहते हैं वो है, जिसको बहुत बेहतरीन इंजीनियर बनना है वो ड्राइव ये जो है डिजाइन सीखता है। जिसको डिग्री लेनी हो इंजीनियरिंग जो है डिजाइन नहीं सीखेगा, जिसको छोटे मोटे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पास करने वो जो है डिजाइन नहीं सीखेगा। डिजाइन तो वही सीखेगा जिसको जो है कोर में जाना है, इंडस्ट्री में जाना है, रिसर्च में जाना है, लेक्चरशिप में जाना है, IITs में जाना है, विदेश में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ऐसे काम करना है, तो वो डेफिनेटली इलेक्ट्रिकल मशीन डिजाइन को सीखता है और लर्न करता है, इसके बेस कॉन्सेप्ट को जानता है, मशीन कैसे चलती है, वाइब्रेट कैसे करती है, वाइब्रेशन कैसे रोका जा सकता है, हीट कैसे पैदा होती है, हीट को कैसे बाहर निकाला जा सकता है, इंसुलेशन क्या होता है, इंसुलेशन टेम्परेचर कैसे विदस्टैंड करता है, इंसुलेशन वोल्टेज कैसे विदस्टैंड करता है, इंसुलेशन की क्लासेस कौन कौन सी होती हैं, बहुत सारे फंडामेंटल, कौन सा मटेरियल कितना मैकेनिकल स्ट्रेस विदस्टैंड कर सकता है, कितनी हीट पावर ले सकता है, हीट की कंडक्टिविटी मटेरियल में क्या होती है, कंडक्टिंग मटेरियल कौन से होते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल्स कौन से होते हैं,
मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से होते हैं, तो मैग्नेटिक मटेरियल कौन सा यूज किया जाना चाहिए, मशीन के कौन से पोर्शन में कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल यूज किया जाना चाहिए, मैग्नेटिक फ्लक्स कौन से जो पोर्शन में मशीन का वेरिएशन आता है, कौन से पोर्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स में वेरिएशन आता ही नहीं है, कौन सी मशीन किस नेचर की होती है, कौन सी वेरिएशन के ऊपर डिपेंड करती है, कौन सी वेरिएशन पे डिपेंड नहीं करती है, कुछ वेरिएशन के वर्किंग प्रिंसिपल पे काम करती हैं, कुछ लॉसेस के वर्किंग पे काम करती हैं, कुछ लॉस को इलिमिनेट करने के वर्किंग पे काम करती हैं। बहुत सारी जो डिजाइन एस्पेक्ट्स होती है इलेक्ट्रिकल मशीन्स को डिजाइन, किसी को 50% लोड के लिए डिजाइन किया जाता है, किसी को 100% लोड के लिए डिजाइन किया जाता है, किसी को 70% लोड के लिए डिजाइन किया जाता है, किसी को बेस्ट इफिशियंसी के लिए डिजाइन किया जाता है, किसी को बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए डिजाइन किया जाता है, किसी को बेस्ट टॉर्क के लिए डिजाइन किया जाता है, किसी को बेस्ट पॉसिबल स्पीड के लिए डिजाइन किया जाता है। कुछ चीजों को कंसीडर किया जाता है, कुछ चीजों को कंसीडर नहीं किया जाता है। कई बार इफिशियंसी कंसीडर की जाती है, कई बार इफिशियंसी नहीं, टॉर्क कंसीडर किया जाता है, कई बार स्पीड कंट्रोल कंसीडर किया जाता है, कई बार जो है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसीडर किया जाता है। कहीं इफिशियंसी का कोई क्राइटेरिया नहीं होता, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कंसीडर किया जाता है। तो क्या कंसीडरिंग फैक्टर है, कहीं हीट डिसिपेशन कंसीडरेबल फैक्टर होता है, कहीं हीट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता क्योंकि छोटी मशीन है उसमें पावर लॉस इतना होता नहीं है, हीट का कोई कंसीडरेशन नहीं है। बहुत छोटी मशीन है, पावर का कोई इतना कंसीडरेशन नहीं है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस का कंसीडरेशन है, उसकी स्पीड वेरिएशन का कंसीडरेशन है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स में काम आती है, उसकी हर एक मोमेंट के ऊपर जो है कंट्रोल है, उसकी काउंटिंग पे कंट्रोल है, उसके एंगुलर पोजीशन पे कंट्रोल होता है, वो कंट्रोल सिस्टम में काम आती है। बहुत सारे जो डिजाइन एस्पेक्ट्स होते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मशीन्स को, तो वो डिजाइन इंजीनियर जो है काम में आता है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी बहुत ज्यादा डेप्थ में पूछा नहीं जाता, ये केवल रिसर्चर्स के एरिया ऑफ फील्ड होता है, रिसर्चर्स का इंटरेस्ट ऑफ एरिया होता है। ये एक बेस्ट इंजीनियर, बेस्ट प्रोफेसर बनने के लिए सब्जेक्ट है, एक बेस्ट प्रोफेशनल आदमी बनने के लिए एक सब्जेक्ट है जो आपको पढ़ने को मिलता है यदि आप इंटरेस्ट रखते हैं तो। चौथा, पांचवा जो सब्जेक्ट होता है वो एडवांस ड्राइव्स। आजकल क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मशीन सारी की सारी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड ड्राइव्स हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड कंट्रोल्ड हैं। आजकल कन्वेंशनल कंट्रोल मैकेनिज्म फेल हो गया है, इसलिए जो मशीन्स को कंट्रोल करने के लिए सारी की सारी जो है फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज या स्पीड, टॉर्क जो भी कंट्रोल करना होता है उसको कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस काम आती हैं। कन्वेंशनल कंट्रोलिंग डिवाइस है रेजिस्टेंस वेरिएशन, इंडक्टेंस वेरिएशन, कैपेसिटेंस वेरिएशन, कंडक्टेंस वेरिएशन, ये सारे कॉन्सेप्ट जो है ना आउटडेटेड हो गए हैं। इसलिए आजकल जो एडवांस ड्राइव्स एंड देयर कंट्रोल जो मैकेनिज्म जो होता है ये पढ़ने को मिलता है। ये वैसे तो जो है सब्जेक्ट है वो एमटेक लेवल पे स्टडी किया जाता है। इस सब्जेक्ट में एमटेक अलग से भी करवाई जाती है जिसमें केवल ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है और सीखा जाता है। ये रिसर्च में भी काम आता है जिसमें केवल रिसर्च पेपर लिखे जाते हैं, रिसर्च करवाई जाती है, बड़े बड़े प्रोफेसर्स इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं क्योंकि आजकल जितनी भी मशीन्स हैं वो ऑटो कंट्रोलिंग मोड में काम कर रही हैं, ऑटो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म में चल रही हैं, सॉफ्टवेयर कंट्रोलिंग टेक्निक से काम कर रही हैं, दूर बैठे रिमोट कंट्रोलिंग टेक्निक से काम कर रही है, रिमोट सेंसिंग टेक्निक पे काम कर रही है, मैनुअल इंटरफेरेंस कम से कम करने की कोशिश कर रहे हैं मशीन्स में। तो ये सारी आपको टेक्नोलॉजी जो है यदि सीखनी है, मशीन्स और देयर कंट्रोल इंटरफेस, इलेक्ट्रॉनिक्स इंटरफेस, रिमोट सेंसिंग, सेंसर्स, तो इसमें अपन को जो एडवांस ड्राइव्स एंड देयर कंट्रोल्स पे स्टडी करनी होती है जो आपको एक बेहतरीन जो इंजीनियरिंग कैरियर देता है, एक बेहतरीन रिसर्च फील्ड देता है। आपको यदि बेहतरीन इंजीनियरिंग कैरियर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, ऑटोमाइजेशन इन इंडस्ट्री, रिसर्च करते हैं, स्काडा वगैरह में काम करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इस सब्जेक्ट को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ने की कोशिश करें, सीखने की कोशिश करें, लर्न करने की कोशिश करें। ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कम पूछा जाता है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सब्जेक्ट के बेसिक नॉलेज के ऊपर बेस्ड होती है, न कि स्पेशल। ये स्पेशल फील्ड है, एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिकल मशीन्स का।
जो आपको एडवांस चीजों को सीखने और समझने में हेल्प करता है, एडवांस इंडस्ट्रीज में आपको हेल्प करता है, मॉडर्न इंडस्ट्रीज में जाने में हेल्प करता है। तो ये इस तरीके से मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मशीन्स का सारी जो है आपको डिटेल स्टडीज के बारे में जो है डिस्कशन किया इस लेक्चर में। जो आपको मशीन को क्यों पढ़ें, किस पोर्शन को पढ़ें, कितना पढ़ें, किस एग्जाम के लिए पढ़ें को समझने में और पढ़ने में बड़ा हेल्प करेगा। आप इस लेक्चर को देखने के बाद ये समझ जाएंगे कि मशीन को क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितनी पढ़ना है, किस लिए पढ़ना है, किस फील्ड के लिए पढ़ना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, कौन सा फील्ड चूज करना है, ये सब समझने में आपको बहुत बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू। मेरे सारे जो है 20-22 साल के एक्सपीरियंस से आपको ये सारी चीजें समझने में काफी हेल्प करेंगी। थैंक यू। थैंक्स।